प्लीज सुरेश जी, आप एक एक बार और फिर से शुरू कर दीजिए ताकि रिकॉर्डिंग में पूरा आए। जी। तो 2005 में देश में एक ऐसा कानून बना जो जो देश के मेहनतकश मजदूरों के लिए और खास तौर से महिलाओं के लिए एक बड़ा जो है कि ये माना गया कि एक बड़ा कदम है। और इससे जो है कि जो मनरेगा कानून बना वो इसलिए बना कि लोगों को काम मिलेगा और काम के बदले क्षेत्र में गांव में विकास होगा। मनरेगा की जो आपने पहले ही बोला कि सवाल और उस पे हम लोग उस तरीके से नजरिए से न देखें। लेकिन हम लोगों को जो लगता है गांव में काम करते हुए लोगों के साथ काम करते हुए जो बातें समझ में आई कि पहली बार जो है कि लोगों को मजदूरों को काम की गारंटी मिला, काम के गारंटी का अधिकार मिला। उससे पहले दूसरी योजनाएं चलती थी जिसमें किसी बात की काम की गारंटी तो नहीं थी। लेकिन मनरेगा कानून में सबको जो है कि काम की गारंटी मिला। उसके साथ साथ लोगों को जो है कि पहली बार लोगों का जॉब कार्ड बना। 100 दिन के काम की गारंटी के साथ लोगों को जॉब कार्ड मिला। लोगों ने जो है कि जॉब कार्ड बनाने के लिए तमाम तरीके से जो है कि लोगों ने अलग अलग लड़ाइयां भी लड़ी। पर अंततः लोगों के हाथ में जॉब कार्ड आया। और पहली बार ऐसा हुआ हम लोगों ने उससे पहले भी जब हम लोग काम कर रहे थे तो एक चीज ये देखा कि बैंक में खाते सभी के नहीं हुआ करते थे। जिन महिलाओं का या तो जो है कि आवास बनना होता था या जिन लोगों को जिन परिवारों में किसी को पेंशन मिलता था या दूसरी सरकारी योजनाओं का कोई लाभ मिलना होता था तो उनका जो है कि बैंक में खाता होता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ मनरेगा ने उनको मनरेगा के लिए जो है कि लोगों ने खाता खुलवाया तो सभी का बैंकों में खाता खुला और सब बैंकों में आना जाना शुरू किए। दूसरा ये था कि मनरेगा ने विशेषकर हम महिलाओं के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं के खाते खुले और महिलाएं बैंक में जाके खुद से पैसा निकालना शुरू करी। और मनरेगा ने उनको जो है कि एक तरीके से उनको कहे कि उनके हाथ में एक आर्थिक शक्ति जो है कि प्रदान किया। लोगों का जो है कि जो लोग हमेशा काम की तलाश में घर से बाहर जाते थे। लेकिन हम सबको आपको याद होगा कि जब कोरोना जैसा संकट इस देश में आया तो संकट के दौर में भी जो है कि जो सबसे ज्यादा ग्रामीण जो है कि उसको संभाला वो था मनरेगा। और उसी दौर में हम लोगों ने ये भी देखा कि यही सरकार जब 2014 में बनती है तो उसने कहा कि ये जो है कि 70 सालों में कांग्रेस ने लोगों को केवल गड्ढे खोदने के काम दिया। और मनरेगा का एक तरीके से पहले ही उन्होंने जो है कि पार्लियामेंट में हंसी उड़ाने का काम किया। लेकिन बाद में उसी मनरेगा ने उस पूरे जो है कि जो कोरोना का संकट था उस संकट से ग्रामीण लोगों को निकालने का काम किया। एक तरीके से पंचायतों को हम लोग देखें तो नरेगा जो कानून था मनरेगा जो कानून था उसने पंचायतों को पहली बार स्वायत्तता दिया। पंचायतें खुद से तय करती थी कि गांव में कौन सा काम होना है और उस काम के बदले कितना पैसा मिलना है, कितना पैसा चाहिए गांव को। उससे पहले नरेगा से पहले गांव में जो विकास के काम होते थे वो ऊपर से वीडियो सेक्रेटरी या ऊपर से लोग तय कर देते थे बड़े अधिकारी और वो गांव में काम किया जाता था। लेकिन पहली बार मनरेगा में गांवों को सत्ता मिली और लोग जो है कि गांव गांव में जो है कि जो विकास की योजनाएं हैं जो विकास का काम होना है वो गांव के लोगों ने मिल बैठ के तय करना शुरू किया। दूसरा ये था कि जब मनरेगा शुरू हुआ तो गांव गांव में सड़कों का जाल बिछा। बरसात के दिनों में हम लोग लगातार देखते हैं कि नाला के लिए कहीं जो है कि सड़क पे पानी बह रहा है, कहीं नाला के लिए, कहीं जो है कि गांव तक पहुंचने के लिए, घरों तक पहुंचने के लिए कहीं खड़ंजा नहीं लगा हुआ है। तो मनरेगा ने ये भी एक बड़ा काम किया कि जो है कि सड़कें बनी और नाला भी बना और खड़ंजा भी लगा। इस तरीके के पक्के काम भी हुए। हम लोगों ने ये भी देखा कि हम लोग जिस क्षेत्र में खासतौर से मनरेगा मजदूर यूनियन जिस क्षेत्र में काम करती है यहाँ पर कोका कोला का एक प्लांट था जिसके खिलाफ हम लोगों ने एक संघर्ष किया था। और वो संघर्ष पूरा जो हम लोगों ने किया था वो 5 मिनट लगेगा कुछ कर रहे हैं करके आए। ठीक। पानी बचाने का वो पूरा संघर्ष था। और पानी बचाने के संघर्ष में हम लोगों ने देखा कि ये पूरा जो इलाका था वो कोका कोला ने जो है कि कोका कोला की वजह से ड्राई जोन में इसको जो है कि डाल दिया गया था। तो उस दौर में जब मनरेगा कानून बना और मनरेगा के आने के बाद से ढेर सारे तालाब, मतलब हम लोग कम से कम एक साल में जो है कि हम लोगों ने 100 तालाब खुदवाए थे एक साथ। और उसमें जो है कि पानी इकट्ठा काम कुछ हुआ जिसकी वजह से यहाँ का जो सूखा था पानी का, ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से वो सूखा खत्म हो गया। लेकिन निश्चित रूप से अगर मनरेगा नहीं होता
तो ये जो 100 तालाब खोदे गए एक साथ, वो तालाब नहीं खोदे गए होते और जो पानी की स्थिति थी और खराब हुई होती। मनरेगा के तहत छोटे-छोटे जो काम लोगों को मिले, मजदूरों को मिले, बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जिनके जिनके पास 5 बिस्वा ज़मीन था। उन्होंने अपनी ज़मीन पे जो है कि मछली पालन का काम किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, छोटे किसान थे, जिन्होंने 5 बिस्वे ज़मीन में अ, सब्जी उगाया और सब्जी उगा के जो है कि बेचा और उसका जो है कि खुद से लाभ कमाया। और वो जो है कि उससे जो है कि मनरेगा ने लोगों को मज़दूरों के का आजीविका के लिए जो है कि बड़ा काम किया। पहली बार ऐसा हुआ कि मनरेगा कानून में कि काम जब आप माँगेंगे, तो आपको काम मिलेगा और अगर काम नहीं मिला, तो बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। वो बात ठीक है कि जहाँ-जहाँ लोग लड़ पाए, जहाँ संघर्ष कर पाए, 1-2 जगहों पे ही उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा जाए, तो 1-2 जगहों पर ही शायद वो जो है कि बेरोज़गारी भत्ता मिला, बाकी जगहों पे नहीं मिला। लेकिन फिर भी कम से कम ये अधिकार तो था कि लोगों को बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। काम के आवेदन का अधिकार जो बार-बार बात हो रही है कि काम के आवेदन का अधिकार मिला। उससे भी बड़ी बात एक ये है कि नरेगा ने लोगों को एक साथ बैठना सिखाया। नरेगा ने जो समाज में जिस तरीके से दूरी बढ़ रही थी एक-दूसरे के साथ, वो सब लोग एक साथ आए, मेहनत कश एक साथ आए, महिलाएँ एक साथ बैठी, ब्लॉक तक पहुँची, जिले तक पहुँची, राज्यों पर पहुँचकर उन्होंने मनरेगा को और कैसे बेहतर किया जाए, मनरेगा में और कौन से जो है कि हमारे डिमांड है, अपने अपनी माँगों को लेकर राज्य तक गए, ज़रूरत पड़ने पर संसद भवन को भी घेरने का महिलाओं ने काम किया। अगर ये मनरेगा नहीं होता तो शायद ये महिलाएँ घर से बाहर नहीं निकल पाते, ये जो मज़दूर साथी हैं, घर से बाहर निकल के मेरे ख्याल से तो जो है कि संसद तक पहुँचना, जंतर-मंतर तक पहुँचना बहुत मुश्किल का काम था। काम के दौरान मनरेगा में जो हम लोगों ने देखा कि मज़दूरों को क्या मिला, पहली बार ऐसा हुआ कि पुरुषों के साथ महिलाओं को भी बराबरी का मज़दूरी का अधिकार मिला। उससे पहले महिलाओं को कुछ और मज़दूरी हुआ करता था और पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग हुआ करता था। तो एक तरीके से देखें तो मनरेगा ने मज़दूरों को ख़ास तौर से महिला मज़दूरों को बहुत सारा कुछ अधिकार दिया, बहुत सारी चीज़ें दिया। लेकिन ये जो नया कानून आया, ये नया कानून ने जिसको हम लोग जी राम जी कह रहे हैं, हम लोग उसको जी हाँ, जी ग्राम जी कह रहे हैं। उसके बाद उसने जो है कि किस तरीके से लोगों को जो है कि मज़दूरों के हितों पर कुठाराघात किया है। आप राजेश भाई ने अपने शुरुआती वक्तव्य में बताया है। लेकिन जो दूसरा सवाल था हम लोगों का कि और भी किस तरीके से काम हुए। ये तो मज़दूरों के हितों, मज़दूरों को क्या-क्या लाभ हुआ, मज़दूरों को के हितों को कैसे जो है कि मनरेगा ने संजोया-संवारा। लेकिन हम उसके उलट अगर एक चीज़ और देखें कि गाँव में क्या विकास हुआ, क्षेत्र में क्या विकास हुआ, तो निश्चित रूप से सड़कें बनी। गाँव में जिस तरीके से ऊपर से योजनाएँ बन के आती थी, गाँव को बनाने का शायद दोहराव हो रहा होगा, हमने पहले भी ये सारी बातें कहा। तो एक तरीके से गाँव और मज़दूर जो थे, एक-दूसरे के साथ मिल के गाँव के विकास के लिए मनरेगा के माध्यम से काम करते रहे और बेहतर तरीके से जिस भी स्थिति में मनरेगा था, वो चल रहा था। कमियाँ भी उसमें थी, निश्चित रूप से। कमियाँ ये थी कि मज़दूरों को के काम करने के बाद भी समय से काम नहीं मिलता था। बहुत सारे जगहों पे हम लोगों ने देखा जहाँ संगठन नहीं है या जहाँ संगठन है भी, वहाँ पर लोगों के डिमांड ही नहीं लिए जाते थे। बहुत सारी जगहों पे तो मज़दूरों को इतना अवेयर ही नहीं किया गया कि मज़दूरों को पता चले कि उनको जब तक वो काम का डिमांड नहीं करेंगे तब तक काम नहीं मिलेगा और वो काम रोज़गार सेवक देंगे, ये सोच के सालों-साल अपने घरों में बैठे रहते हैं। ये निश्चित रूप से इसकी कमी रही। समय से मज़दूरी का भुगतान न होना भी 1 मिनट। समय से मज़दूरी का भुगतान न होना भी एक तरीके से नरेगा को लगातार कमज़ोर करने का काम किया। लेकिन ये भी बात समझ में आ रहा था कि किस तरीके से जब सरकार की ही मंशा न हो कि एक मज़दूरों का जो अधिकार मिला हुआ है, मज़दूरों के हित में जो कानून चल रहा है, वो चल पाए, तो जानबूझ के वो जो है डिले किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये निश्चित रूप से इसमें एक कमी के रूप में हम लोग ये देख सकते हैं। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर ये जो इन्होंने ये बात कहा कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे हो गया था, जिसको दूर करने की ज़रूरत है, तो ये अलग-अलग तरीके से इसका डिजिटलीकरण
किया इन्होंने। और जितनी बार जितना भी इन्होंने डिजिटलीकरण किया, उसको उसको हम लोगों ने ये देखा कि उसका खामियाजा कहीं ना कहीं मजदूरों को भुगतना पड़ा। और किसी भी तरीके से कोई भी जो है कि कोई भी जो है कि किसी भी तरीके का कोई जो है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। भ्रष्टाचार करने वाला है कौन? हम तो बार बार यही बात करते हैं, भ्रष्टाचार करने वाला कौन है? भ्रष्टाचार करने वाला उनका रोजगार सेवक है, भ्रष्टाचार करने वाला उनका ग्राम प्रधान है, भ्रष्टाचार करने वाला उनका सेक्रेटरी है, बीडीओ है, डीएम है। जो जो नरेगा को चलाने वाले दूसरे कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से हो रहा था। लेकिन उसका जो है कि उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन्होंने क्या काम किया कि मजदूरों के हाथ में जो कानून था, वो कानून उन्होंने वापस ले लिया, खींच लिया। तो अगर आपको सुरेश जी आप भ्रष्टाचार खत्म करना था। सुरेश जी अभी थोड़ा कंक्लूशन में आ जाइए, उसके बाद जी डिस्कशन जी, के बस टाइम में बस आप और आखिरी। जोड़ सकते हैं। जी। दूसरा, मनरेगा में एक कमी जो हम लोगों ने देखा कि सीमित काम का वो था। हम लोग बार बार इस एक बात को चिल्लाते रहे कि मनरेगा को अगर लंबे समय तक चलाना है तो इसको खेती से और दूसरे जो स्थानीय जो जो रोजगार के संसाधन है उससे जोड़ के हम लोगों को देखना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और लगभग 20 साल बाद जो मजदूरों के हाथों में एक कानून था, उस कानून को खत्म करके मजदूरों को, और मैं तो बार बार अपनी मीटिंग्स में हम लोग यही बात कहते हैं कि मनरेगा को खत्म करने का पूरा जो इनका साजिश है। क्योंकि हम लोग ये देख रहे थे कि देश भर में, मतलब हम जैसे जो संगठन लोग, काम करने वाले लोग हैं, जिनके साथ ज्यादातर महिलाएं जुड़ी हुई हैं, अगर हम बनारस की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बनारस में हर एक मुद्दे पर हम लोग सड़क पर उतर के महिलाओं के साथ सरकार के विरोध में, सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में हम लोग जो है कि खड़ा होते रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक काम किया कि नरेगा जब बंद हो जाएगा, इनको ऐसा लगा कि नरेगा बंद कर देंगे तो जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो एक साथ कहीं ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिले तक नहीं पहुंच पाएंगी, और जो विरोध का एक रास्ता बना हुआ था, ये विरोध का रास्ता भी बंद हो जाएगा। दूसरा ये कि ये पूरा जो साजिश है वो कहीं ना कहीं कंपनियों को, इनके जो कारपोरेट के दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनको सस्ते दर पर मजदूर मिल सके, उसको जो है कि लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ये सारा काम किया जा रहा है। ग्राम जी कानून के बारे में राजेश भाई ने अच्छे से बताया, बाकी साथी भी अपनी बात रखेंगे। पर हम लोग, जो आखिरी आपका सवाल था कि देश में किस तरीके से जो है आंदोलन चल रहे हैं, तो पहले दिन से ही जब पार्लियामेंट में इस कानून को रखा गया, जो नया कानून है ग्राम जी, उसको रखा गया, उसके बाद से ही लगातार देश भर में अलग अलग विरोध का स्वर जो है कि लोग उठा रहे हैं। पहला जो है कि 15 16 16 तारीख 16 तारीख से हम लोगों ने अपने क्षेत्र में जो है कि उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। 18 को एक बड़ा कॉल था, तो हम लोगों ने जो है कि गांव में जो नया कानून है उसकी प्रतियां जलाने का काम किया। 19 तारीख को जिला मुख्यालय बनारस में हम लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। देश के दूसरे हिस्सों में भी जो है कि वो एक आंदोलन चला। 22 तारीख को एक आंदोलन चला जो है कि देश भर में। अभी आने वाले समय के लिए हम लोगों ने ढेर सारे अलग अलग 30 जनवरी को, 2 फरवरी को, और उसके बाद जो है कि एक 8 मार्च को, फिर 14 अप्रैल को इसको लेकर एक बड़ा नेशनल कॉल लेने की बातचीत किए हैं। आखिरी बात करते हुए ये कि अभी जो एक बैठक हुई थी नरेगा संघर्ष मोर्चा की और जो दूसरे किसान ट्रेड यूनियंस हैं उनके साथ बैठक हुई है, और ये हुआ है कि ये मनरेगा कानून जो खत्म करने का साजिश सरकार कर रही है, उसको जो है उसके खिलाफ हम सब लोग सड़क पर उतरेंगे। और अगर सब लोग मिलकर सड़क पर उतरेंगे तो निश्चित ही जीत हमारी होगी। हम लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। मैं आपके बातों का सारांश रखने का कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि समय भी कम है। सीधा मैं अभी आमंत्रित करता हूं सीमा काकड़े, जो कल्पवृक्ष से जुड़ी है और भीमाशंकर पुणे में काम कर रहे हैं। उनके अनुभव के आधार पर वो अपना बात रखेंगे। सीमा जी। जिंदाबाद सभी को। मैं अपना वीडियो नहीं शुरू कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा रेंज कम हो रहा है। आशा है, उम्मीद है कि आप सुन पा रहे हैं मेरी बात। यस, क्लियर मेरी आ रहा है। आवाज ठीक से। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। तो जैसे आपने कहा, शुरू में ही कहा है या सुरेश जी ने भी कहा है, मनरेगा को लेकर तो मनरेगा का जो एक इम्पैक्ट है या मनरेगा की जो यूटिलिटी है, तो वो बिल्कुल मतलब काफी, मतलब उस पे बहस होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि गरीबों के लिए वरदान इस तरह का इसका अनुभव कई जगह पे आया है। लेकिन इसमें एक
बहुत चैलेंज जो है, तो चैलेंज हमेशा ये रहा है कि जहां भी जमीनी स्तर पर संगठन बना है, तो और उस संगठन से जुड़कर जो मनरेगा पे निर्भर है, सॉरी, तो जो मनरेगा पे निर्भर है, ऐसे मजदूर जब तक मनरेगा की जो एक लीगल प्रोविजंस है, वो जब तक यूटिलाइज करना नहीं सीख जाते, तब तक मनरेगा वर्क नहीं हो रहा था। तो जहां संगठन नहीं है, ऐसे कई इलाके हैं जहां मनरेगा अच्छी तरह से नहीं वर्क हो रहा था। इसका एक कारण तो यही था। एक फोन कॉल बार बार आ रहा है, मैंने उनको मैसेज कर दिया है, वेरी सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मनरेगा जरूर डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम था, और मजदूरों के एम्पावरमेंट के लिए काफी प्रोविजंस उसमें बनी थी। फिर भी मजदूरों को जब तक मोबिलाइज नहीं किया जा रहा था, तब तक। बस एक मिनट, बस रिकॉर्डिंग रुकवा दीजिए, मैं बताती हूँ। हाँ, सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ये जरूर था कि टॉप डाउन अप्रोच था। सुरेश जी ने काफी मनरेगा के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताए हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। और वक्त की कमी है, इसलिए वो मैं दोहराने वाली नहीं हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जो एक आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि मनरेगा में जो कमियां थी वो दूर करने के लिए ये नया वीबीजी रामजी एक्ट आया है। तो क्या सचमुच मनरेगा में जो कमियां थी वो वो दूर करने के लिए सचमुच नया एक्ट लाना जरूरी था? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि क्या सचमुच सचमुच इस नए एक्ट से मनरेगा की जो कमियां हैं वो सचमुच दूर हो पाएगी, या और कुछ होगा? ये दो सवाल मुझे लगता है कि ये इन पर फोकस करना जरूरी है। तो पहला सवाल यह है कि सचमुच क्या कमियां थी? तो कमियां वैसे थी कमियां, लेकिन इनमें से ज्यादातर कमियां मनरेगा की इनहेरेंट कमियां, निजी कमियां नहीं थी। मनरेगा की जो कमियां थी, तो एक्ट का डिजाइन तो काफी अच्छा था। और जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत सारे मोबिलाइजेशन के बाद मनरेगा 2005 में पूरे देश में आया था, तो उसके पीछे काफी गहरा सोच था। एक महाराष्ट्र का भी 30 साल का अनुभव था, तो महाराष्ट्र के अनुभव से जो कमियां थी सचमुच उस वक्त 2005 से पहले, तो वो भी दूर करने की कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश मनरेगा में हुई थी। तो एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन सचमुच था। लेकिन 2014 चौदह के बाद, अ, वैसे उसके पहले भी उसका अमल बहुत इफेक्टिवली हो रहा था क्या? तो शायद बहुत इफेक्टिवली उसका पोटेंशियल नहीं हो रहा था। लेकिन जहां जहां वो हो रहा था, वहां वहां मनरेगा की जो ताकत थी, जो एक बिल्कुल मनरेगा की मजदूरी पर निर्भर ऐसा इंसान है, श्रमिक है। तो श्रमिक की जो एक इकोनॉमी है, वो पूरी बदलने की ताकत, वो पोटेंशियल बिल्कुल नजर आ रहा था। और इसीलिए देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग संगठन ये कोशिश कर रहे थे कि मनरेगा को हम किस तरह से यूटिलाइज करें, और मनरेगा को लेकर हम किस तरह लोगों का संगठन बनाएं। तो संगठन बनाने के लिए मनरेगा एक पावरफुल लीगल टूल था। लेकिन जैसे ही 2014 में, जैसे ही बीजेपी केम इन पावर, वैसे ही मनरेगा का एक जो फ्लैगशिप प्रोग्राम ये स्टेटस था, वो स्टेटस बिल्कुल बदल गया। अ, अ, उसके पहले भी मनरेगा में डाइवर्शंस या डिस्टॉर्शंस आने की शुरुआत थोड़ी थोड़ी हुई थी, जैसे कि काफी इंडिविजुअल स्कीम्स आना, लेकिन फिर भी बहुत जोर से नहीं था। जो एक मनरेगा का प्रोग्रेसिव एलिमेंट था, वो काफी हद तक मजबूत टिका था। लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे काफी बदलाव आने लगे, जैसे कि काम के जो आवर्स है, तो वो भी 8 या 9 से 12 12 बनाए गए।
इंडिविजुअल स्कीम्स काफी बढ़ाई गई, और ये जो इंडिविजुअल स्कीम्स थी उनमें से काफी स्कीम्स मटेरियल इंटेंसिव थी, जैसे कि लाइव स्टॉक के नेम पे लाइवलीहुड स्ट्रेंथनिंग लाइवलीहुड के नेम पे लाइव स्टॉक से रिलेटेड काफी मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाउसिंग स्कीम्स जैसी स्कीम्स हो, कई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी मनरेगा के साथ जुड़ी गई। तो ये एक हिस्सा था जिससे मनरेगा का जो एक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नेचर था वो कम हो गया, काफी मटेरियल इंटेंसिव बनती गई। बीच बीच में ऐसी भी कोशिश हुई कि मनरेगा का जो एक 60-40 प्रोपोर्शन था, तो वो चेंज करने की भी कोशिश की, लेकिन काफी उसके खिलाफ भी आवाज उठी, इसलिए उसे पीछे लिया गया। जिसका सुरेश जी ने भी जिक्र किया, वो ट्रांसपेरेंसी के नाम पे जियो टैगिंग, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस, इस तरह की जो ट्रांसपेरेंसी वाली प्रोविजंस आई, तो या केवाईसी बेस्ड अपडेट, आधार लिंकिंग, ये जो प्रोविजंस आई, इनसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ने के बजाय मजदूरों का एक्सक्लूजन बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में हुआ। कई इसके लिए स्टडीज भी इसके है, और कई जगह पे इसके अनुभव भी है कि किस तरह से केवाईसी अपडेशन पे इंसिस्ट करने से जॉब कार्ड कई मजदूरों के डिलीट हो गए हैं। तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि मनरेगा को पतला करने के लिए ही ये सारे चेंजेस हो गए, और उनको नाम दिया, उनको एक प्रोग्रेसिव चेहरा दिया गया। लेकिन इसके ऊपर काफी आवाज उठी है, काफी इसके ऊपर इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। तो शायद मतलब ये धीरे धीरे, जैसे सुरेश जी ने जिक्र किया कि मनरेगा की हंसी की, लेकिन उसको मतलब डिस्कार्ड करना तो मुश्किल था, अ, उसका इम्पोर्टेंस तो मानना ही पड़ा। लेकिन धीरे धीरे इसमें इस तरह के मनरेगा में इस तरह के बदलाव लाए गए कि कल भी मनरेगा थी। लोगों के लिए वर्क करना, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। महाराष्ट्र में भी हम लोगों का अनुभव था कि जहां जहां संगठन है वहां मनरेगा मतलब पूरा मनरेगा काफी एक एम्पावरिंग टूल है, ये हम लोग महसूस कर रहे थे। लेकिन मनरेगा मनरेगा के लिए लोगों को संगठित करना और मनरेगा के लीगल प्रोविजंस यूटिलाइज करना बहुत ही संघर्ष वाली प्रोसेस रही है। इसलिए ग्राउंड पे अगर देखें तो महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर मनरेगा का अमल हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था, ये मानना ही पड़ेगा। अ, और एक नैरेटिव ये बन रहा था कि मनरेगा की तो जरूरत ही नहीं है, अ, लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें मजदूरी कम है। तो अ, ये इस तरह का एक नैरेटिव बहुत बन गया था। लेकिन जबकि असलियत ये थी कि अभी भी महाराष्ट्र में भी इंडस्ट्रियल इलाके छोड़ के कई जगह पे मनरेगा एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता था, और मनरेगा की जो एक 200, 250 या 300 रुपए जो मजदूरी है, वो भी अगर मिलती है तो लोगों को वो बड़ी उपलब्धि लगती है। ये भी महाराष्ट्र की भी असलियत है, जो जिसे एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट माना जाता है। तो ये जो एक मतलब ये जो एक क्या मनरेगा की कमियां दूर करने के लिए नया एक्ट बनाना जरूरी था? तो नया एक्ट बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं था। मनरेगा सचमुच मजदूरों के लिए मजदूरों के लिए एक मित्रतापूर्ण, मजदूरों को बिल्कुल फोकस में रख के अगर उसकी प्रोविजंस की जाती, अननेसेसरी पॉलिसी चेंजेस अगर ना किए जाते, जैसे 2008-9 तक वो काफी अच्छे तरह से 2010 तक काफी अच्छी तरह से इवॉल्व हुआ था, क्योंकि काफी संगठनों का उस पे काफी एक बहुत बड़ा एंगेजमेंट था मनरेगा को इफेक्टिव बनाने में। तो अगर उसे उतना ही अगर रिटेन किया जाता तो भी उसका अमल बिल्कुल अच्छा होता था। तो ये जो एक नैरेटिव ही बनाया है कि मनरेगा की कमियां दूर करने के लिए, तो इसके लिए ये भी एक ध्यान में लेना जरूरी है कि मनरेगा को काफी अपोजिशन भी था।
क्योंकि जो मतलब जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, लैंडेड पीपल है, लैंडलॉर्ड्स, अलग अलग रूप से पॉलिटिकल लीडर्स, तो इनके लिए मनरेगा काफी एक थ्रेटनिंग पावर मनरेगा में था। तो ये भी कोशिश थी कि मनरेगा से खेती के काम करो, या फिर मनरेगा के लिए इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फंक्शनरी तय करो। मनरेगा एक एडिशनल बर्डन है गवर्नमेंट मशीनरी पे, नहीं हो पाता है उनसे ये काम। इस तरह के नैरेटिव, ये हमें जानना देखना चाहिए कि नैरेटिव्स बनाए गए हैं। तो ये दैट इन इटसेल्फ की मनरेगा में कमियां थी, इसलिए वो दूर करना है। तो मनरेगा में कमियां थी इम्प्लीमेंटेशन लेवल की, इम्प्लीमेंटेशन लैक्यूनास जरूर दूर किए जा सकते थे अगर पॉलिसी लेवल पे मनरेगा मनरेगा का अमल करने के लिए एक पॉलिटिकल विल था। क्योंकि मनरेगा का फंड समय पे ना मिलना, सफिशिएंट ना मिलना, इस तरह के कंप्लेंट्स सभी स्टेट्स में बारी बारी से आए हैं। और मनरेगा एक इफेक्टिव टूल है, ये गवर्नमेंट स्टडीज से भी काफी अच्छी तरह से उभर आया है। तो कोशिश तो यही है कि मनरेगा की ताकत कम की जाए, जिस तरह से आरटीआई की ताकत भी कम की जा रही है, फॉरेस्ट राइट की ताकत भी कम की जा रही है, राइट टू फूड भी रडार पे है। तो जो सारे एक राइट्स ओरिएंटेड लेजिस्लेशन है, तो उनकी ताकत पतली करना, इसकी कोशिश तो हो रही है। मनरेगा में ये ज्यादा आसान था क्योंकि मनरेगा सीमा जी, का जो आपको ऑडियंस है वो कंक्लूड करना होगा। मोबिलाइजेशन है। हाँ बिल्कुल, मैं कंक्लूजन की तरफ ही आ रही हूँ। तो मनरेगा का ऑडियंस मोबिलाइज नहीं है, इसलिए ये इस तरह का बदलाव करना शायद आसान भी था, और इसलिए धीरे धीरे करके एक्ट लाना ये एक आखिरी घाव था। तो जो नया एक्ट आया है, तो उसमें प्लानिंग टॉप डाउन है पूरी तरह से। अ, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ग्राम सभा का जो रोल है, जो एक बहुत बड़ा टूल था, वो बिल्कुल एकदम नॉमिनल तरह से लाया गया है। और एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है, जो कह के मैं कंक्लूड करूंगी कि नए एक्ट बीबीजी राम जी में पूरा फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड वर्क्स पे है। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स की एंट्री जो है, जो पहले बैकडोर से हो जाती थी, वो बिल्कुल बिल्कुल आम तरह से हो जाने का धोखा है। और नेचुरल रिसोर्सेस पे बहुत कम फोकस है, खास करके जो फॉरेस्ट रिलेटेड वर्क्स है, तो वो बस एक नाम की हैसियत से लाए गए हैं। मनरेगा में एक बहुत बड़ा प्रोविजन था कि जो जिन्हें कम्युनिटी सीएफआर मिला है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट मिला है, ऐसी ग्राम सभा रोज एमजी नरेगा की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन सकती थी। मेंढालेखा ग्राम सभा ने वो शुरुआत की थी ग्राम गढ़चिरौली में। और जो एफआरए नेटवर्क है, तो उनकी कोशिश से पूरी एमजी पूरे मनरेगा में ये कोशिश आई थी। तो अभी महाराष्ट्र में ऐसी कई ग्राम सभा, सीएफआर वाली ग्राम सभा है, जो मनरेगा की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की हैसियत से काम कर रही है। और कई ग्राम सभा ये उम्मीद रख रही है कि अगर हमें सीएफआर मिल जाता है, तो हम भी इस तरह से अमल हो जाए, मनरेगा की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन जाएंगे। तो अ, मुझे लगता है कि ये जो एक पूरा मतलब नैरेटिव तो ये बनाया गया है कि मनरेगा की तरफ ही वीबीजी राम जी है, लेकिन बहुत एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। तो मुझे लगता है कि इसकी एक क्रिटिक होना, और इस पे एक ये डिमांड होना कि जिस तरह से अनडेमोक्रेटिकली ये एक्ट आया है, तो उसका एक बिल्कुल अपोजिशन करना और उसका एक क्रिटिक बनाना बहुत जरूरी है। थैंक यू। मैं थैंक यू। अपना कंक्लूड करती हूँ। अगर नए एक्ट पे और भी कुछ एनालिसिस के पॉइंट्स है, तो डिस्कशन में अगर समय रहा तो वो ले सकते हैं। थैंक यू थैंक सीमा यू। जी, आपने हाँ। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बात रखा है। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आमंत्रित करता हूँ दिलीप कामत जी, ग्रामीण कूलिकार संघ, बेलगावी, कर्नाटका से। साथियों जिंदाबाद। मैं थोड़ी दूसरी तरीके से इस विषय पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि
मनरेगा के जो प्रमुख अंश हैं उसके बारे में दो साथियों ने अभी विचार रखे हैं। और प्रास्ताविक में राजेश जी ने पहले ही बता दिया है कि वीबी राम जी क्या क्या है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हम जो एक पर्यायी समाज की, समता समाज की रचना चाहने वाले हम जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनके दृष्टि से दो चीजें हैं। ये एक जो है कि वो मेहनत कशों के हक प्राप्त हो, और दूसरी चीज बड़ी महत्व की है, वो ये है कि नैसर्गिक संसाधनों का ठीक तरीके से विकास हो और उस पर सामूहिक हक बने रहें। ये दो चीजें हैं। और इन दो चीजों के लिए मनरेगा कानून जो जब आया तो हम खुशी से भरकर काम पर लग गए। और उसमें हमने मैं जो देखता हूँ वो पांच चीजें मैं देखता हूँ मनरेगा में। एक पहली बात तो, गांधी ने जो सपना देखा था, ग्राम स्वराज्य से हिंद स्वराज्य और अंत्योदय से सर्वोदय, उसके अंश हमें इस कानून में दिखते हैं। दूसरा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था कि अपने देश में संविधान जब स्वीकार कर लिया तो स्वाभिमान से जिंदगी जीने का जो अधिकार है, वो अधिकार तो उसी दिन प्राप्त हुआ, लेकिन उसके लिए जो रोजगार का हक मिलना चाहिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उन्होंने डाल दिया था, क्योंकि उस वक्त तुरंत देना नामुमकिन था। तो वो पहली बार, मतलब संविधान हमने स्वीकार करने के बाद 45 साल, 55 साल के बाद में 1952 2005 जब कानून आया, तो टू अ एक्सटेंट, कुछ हद तक वो रोजगार का हक दिया। कुछ हद तक मैं इसलिए कहता हूं कि वो महाराष्ट्र का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 1978 में से है, वो हर इंसान के लिए, हर ग्रामीण इंसान, हर इंसान के लिए पूरे 365 डेज का हक देता है। लेकिन ये जो MGNREGA है, ये सालाना ग्रामीण कुटुंब के लिए 100 दिन। सो इसलिए मैं इसलिए ये कहता हूं, क्योंकि मानव हक ये व्यक्तिगत होते हैं, यहाँ कुटुंब को एक 100 का रोजगार देने की बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक सपना था, वो कुछ हद तक सफल करने में इसमें अंश थे, वो दूसरी चीज है। हम जो मजदूर कसों के साथ में काम करते हैं, हमने ये देखा है कि जब तक वर्ग संगठन नहीं होता इनका, तो तब तक ये अपने हक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इनकी अलग अलग पहचान होती है मजदूर कशों की, भाषा, लिंग, धर्म, जात वगैरह वगैरह, लेकिन उनको इकट्ठा करने के लिए वर्ग संगठन होना आवश्यक है। और वो देहात के मजदूरों में इनका संगठन होना मुश्किल होता है, क्योंकि ये अलग अलग किसानों के यहाँ काम करते हैं। लेकिन ये जो हमने महाराष्ट्र में देखा था कि जब ये कानून आया, महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तब हमने देखा कि मजदूरों का संगठन हुआ। और इसलिए हम कर्नाटक में कोशिश कर रहे थे मिड 80s से कि कर्नाटक में भी महाराष्ट्र जैसा कानून आए। फिर वो कुछ हद तक आया वगैरह वगैरह, वो कहानी बाकी की है। लेकिन इसलिए 2005 में जब आया तो हमें लगा कि अरे भाई, ये क्या बढ़िया बात हुई। और कर्नाटक में, कर्नाटक के स्तर पर का, राज्य स्तर का जो संगठन है, अब 1.5 लाख से भी ज्यादा उसके सदस्य बने हैं। वो ग्राकुस, ग्रामीण कूली कार्मिकर संगठन। तो वो मार्क्स का जो सपना है, सपना था कि वर्ग संगठन से समाज परिवर्तन, वो भी अंश इसमें हमने देखा। फिर स्त्रीवादियों का एक विचार हमेशा रहा है कि स्त्री पुरुष उनके लिए समान वेतन होना चाहिए, और राजनीति में स्त्रियों का अधिकतम सहभाग होना चाहिए। अभी देखिए, हम 20 साल तक काम करते रहे ये कानून आने से पहले,
लेकिन ग्राम सभा में दलितों का, मजदूरों का और खास करके स्त्रियों का सहभागित्व हम लाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन जब ये कानून आया, मनरेगा कानून आया, तो हमने देखा कि छोटे छोटे ग्राम पंचायतों में जब ग्राम सभा भरती थी, तो ग्राम सभा में 400 से लेकर 2000 तक महिलाएं मजदूर के नाते वहां उपस्थित होती थी और कहती थी पीडीओ को या अध्यक्ष जी को, वो कहती थी कि आपकी बाकी का जो पुराण है वो बाद में, पहले ये बताओ कि एमजीएनआरईजे में कौन कौन से काम आएंगे, मजदूरी कितनी होगी, कितने लोगों को काम दोगे और कौन से काम करोगे। ये जो बात है, तो ये स्त्रीवादियों का भी अंश इसमें हमने पाया, मतलब प्रत्यक्ष में पाया, ये थियरी नहीं, प्रैक्टिस में पाया। और आखिर में मैं कहूंगा कि हम पर्यावरण के बारे में सोचने वाले जो लोग हैं, उसका संवर्धन, यही तो काम इनको मिलने वाला था एमजीएनआरईजे में, पानी और मिट्टी के संवर्धन का काम। तो वो इस हद तक हुआ जहां, आखिर में इसके पहले भी बोल चुके हैं लोग कि ये कहाँ कामयाब रहा। एमजीएनआरईजे इन पांचों दृष्टि से, गांधी, अंबेडकर, मार्क्स, स्त्रीवादी और पर्यावरण की दृष्टि से कामयाब कहाँ हुआ? वही हुआ जहां मजदूरों का संगठन मजबूत था, वहां हुआ। और वो जहां नहीं हुआ, जैसे कि बेलगांव के, मैं बेलगाम तालुका का रहने वाला हूँ। हम 5 साल से काम कर रहे थे, तो हुक्केरी के दोस्तों ने कहा कि आप हुक्केरी तालुका में आ जाइए। हुक्केरी तालुका, ये कांग्रेस के जो मंत्री है, जो आज आज भी है, उस वक्त भी थे, वो उनका क्षेत्र है। वहां एक भी मजदूर को काम नहीं दिया गया था, कांग्रेस के मंत्री है। ओके, तो इसलिए ये सवाल ये है, लेकिन काम तो हो रहा था, एमजीएनआरईजे में काम तो हो रहा था। वो पंचायत के लीडर ही कॉन्ट्रैक्टर बन के वो कर रहे थे। तो ये ऐसी कमजोरियां तो थी ही। मशीन के जरिए कॉन्ट्रैक्टर को काम देकर पंचायत के चुनायित सदस्यों के जरिए ये काम होता था और पैसों का बंटवारा होता था। एक भी असली मजदूरों को, एक भी महिला को, एक भी दलित को, दलित पंचायत की प्रेसिडेंट दलित औरत थी। ये बड़ी मजे की बात है। तो ये हमने देखा, तो इसलिए ये कांग्रेस का है, और ये बीजेपी इसको विरोध करती है। थोड़ा सच है इसमें, पूरा सच नहीं है। तो इसलिए भ्रष्टाचार तो जरूर था। लेकिन ये जो मैंने 5 अंश बताए अभी, ये पांचों अंश जो हैं, ये बीजेपी को कैसे पसंद आएंगे? न कि कांग्रेस को भी पसंद। कांग्रेस जो है वो लेफ्ट पार्टीज के और हमारे जैसे जो अलग अलग जन संगठन हैं, उनकी वजह से, उनके प्रेशर से उन्होंने 2005 में ये लाया था। ओके, तो ये दिस इज अ बुर्जुआ गवर्नमेंट। ये कांग्रेस का भी तो जो है, उनका उनका भी क्या था, उनका तो प्यार तो है नहीं मजदूर कसों की। तो ये भ्रम नहीं चाहिए। तो इसलिए आज जो कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ा है, उनका तरीका भी बोलने का जो है, महात्मा गांधी का नाम निकाल लिया। अरे महात्मा गांधी का निकाल कर अगर वो कहते कि भाई दीनदयाल उपाध्याय, हम नरेगा लाएंगे और हर व्यक्ति को 200 दिन काम देंगे और 500 मजदूरी देंगे, तो मैं कहता हूं कि हम उनकी भी तारीफ कर देते। बीजेपी उनको भी नहीं करना है। उनको ये जो 5 चीजें मैंने बताई कि डिसेंट्रलाइजेशन, रोजगार का जो संविधानात्मक हक देना है, वर्ग संगठन को बढ़ाना है, स्त्रियों को राजनीति में आगे लाना है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, जनतंत्र को बढ़ावा देना है, और पर्यावरण को, इनको ये सब नष्ट करना है। इसलिए इन्होंने ये कानून लाया है। इसके बारे में हम में तो एक मत होना चाहिए। इसमें बहस की क्या बात है भाई? इसमें बहस की बात नहीं है। दो लोगों का सरकार है, दो लोगों के लिए बनाया हुआ, इतना तो साफ होना चाहिए। सवाल ये है। हाँ, तो मैं आखिरी बात ये कह के मैं बात खत्म करूंगा। वो ये बात है कि
लोगों को, श्रमिकों को, औरतों को, दलितों को ये बात समझनी चाहिए कि विकास का ये जो मॉडल है आज का, इसको हम दूर कैसे रखें। और जैसे माधव गाडगीळ जी जो अभी हमारे साथ नहीं रहे, वो कहते थे कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट और MGNREGA उनकी शादी होनी चाहिए, और उसका अमल करने पर ही भारत एक सुखी राष्ट्र बनेगा। ये जो नया मॉडल हम सभी लाना चाहते हैं, ये अ, देहात के औरतों को, देहात के मेहनत कशों को, देहात के मजदूरों को, दलितों को मंजूर है क्या? या वो भी अमेरिका जैसा मॉडल चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से इसमें हम सफल नहीं हुए हैं कि ये नया मॉडल उनको अपना लगे। उनको भी मोदी जी का और नरसिम्हा राव का मनमोहन सिंह जी का ही मॉडल अपना लगता है, विकास का मॉडल। तो ये जब तक नहीं होगा, तब तक हम कितना भी क्या कुछ भी करें, ये बात नहीं होगी। तो इसलिए हमारा नैरेटिव ये होना चाहिए कि ये लड़ाई नए समाज के रचना की है, और ये मूलभूत परिवर्तन की लड़ाई है। और इसमें थोड़े से बीज थे नरेगा में, इसलिए ये सरकार उसको हटाने का बंदोबस्त उन्होंने किया है। वो पूरा हटा कर नहीं, इसलिए वो उन्होंने हमारे नाक को नमक नमक नहीं, अपना मक्खन लगाया है कि भाई देखो, 100 दिन नहीं, 125 दिन। तो ये जो इस तरीके से किया है, तो इसके बारे में हमको अपना संकथन, अपना नैरेटिव लेकर लोगों के पास जाके इसके विरोध में बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत धन्यवाद दिलीप जी। आपने बहुत सटीक बात रखा। अ, आपने पहले मुझसे बोला था कि आप 1 घंटे से ज्यादा रुक नहीं पाएंगे। अ, अगर आपको वैसे लगता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आगे भी वक्ता है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। अ, झारखंड से मैं अभी शनियारो देवी को आमंत्रित करता हूँ। वो लोहरदगा जिले में है, नरेगा मजदूर सहायता केंद्र में वो है। वो अपना बात रखें, शनियारो देवी। सभी साथियों को जोहार। जोहार। पहले तो नाम ही पकड़ने में मुश्किल होता है, बीबी जी ग्राम कानूनी, तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये शब्द बोलने के लिए, जबकि हम लोग मनरेगा मजदूर ही हैं और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बीबी ग्राम जी कानून को तो राजेश जी ने बता ही दिया है। हम थोड़ा सा इधर बताना चाह रहे हैं कि अभी काफी ग्रामीणों को तो जानकारी ही नहीं है कि ये जो नया कानून आया है उसके बारे में। जब हम लोग अभी गांव गांव जा रहे हैं, जहां पर हम लोग का संगठन बना है, वहां पर हम लोग बता दिए हैं, लोगों को है जानकारी, लेकिन अधिकतर ग्रामीण को पता ही नहीं है कि नया कानून आया है, उससे ग्रामीणों को क्या नुकसान है। और अभी जब हम लोग 2016 से मनरेगा सहायता केंद्र हम लोग ब्लॉक में खोले हैं और एक रूम भी हम लोगों को मिला है। काफी उत्साह के साथ लोग मनरेगा में काम करते थे, और खासकर महिला, हम जैसे महिला कभी हम लोग शहर नहीं गए थे और ना कभी ब्लॉक ऑफिस आते थे, लेकिन मनरेगा ही ऐसा योजना था जिस कारण सब महिला लोग ब्लॉक आते थे, अपना काम मांगते थे। काम मांगने का जो गारंटी था और लोगों को विश्वास था, लेकिन अचानक सब विश्वास खत्म हो गया। अब इसको तो एक स्कीम की तरह अभी हो गया है, और खासकर झारखंड जैसे राज्यों के लिए गंभीर चिंता का भी विषय है। भूमिहीन मजदूरों पर संकट बढ़ेगा, पलायन और भुखमरी का भी खतरा बढ़ सकता है। और खासकर हम लोग के यहाँ आम बागवानी का जो योजना है,
वो बरसात में ही आम का बागवानी लगता है, वो भी काफी प्रभावित होगा। इस तरह का यहाँ पर हम लोग जब अभी गांव में जा रहे हैं तो लोग अपना जो मजदूर लोग है वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग जो 60 दिन जो बरसात का दिन में हम लोग काम नहीं मिलेगा, तो काफी फिर से पलायन बढ़ेगा। अब जैसे अब हम ही लोग जो थे, जो मनरेगा मजदूर हम लोग थे, जब काम करते थे हम लोगों को लोग ग्रामीण लोग ही चुन करके हम लोग को बोला कि ये लोग मनरेगा सहायता केंद्र चलाएगी, और काफी विश्वास के साथ लोग आते थे ब्लॉक में। लेकिन ये काफी चिंता का विषय है। और अभी हम लोग 2 तारीख को, फरवरी 2 तारीख को 5,000 मनरेगा मजदूरों के साथ में इस कानून को विरोध में मजदूर लोग सब ये जो है बीबी ग्राम जी कानून हटाओ रैली करने का लोग सोच रहे हैं। और खासकर हम महिलाओं को, जब ये कानून जब आ गया है, तो काफी महिला लोग अगर पलायन करेगी तो इसमें शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रभाव पड़ेगा कि महिला अगर पलायन करती है तो उनका बाल बच्चों का पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा, और शिक्षा का स्तर भी काफी मतलब नीचे जाएगा। ऐसा हम मतलब हमको अनुभव होता है। खासकर हम भी जब मनरेगा में काम करते थे, अगर हम ही पलायन कर जाते तो आज बच्चा लोग जो मेरा जो मुकाम में है, जहां पर मेरा बच्चा लोग पढ़ रहा है, शायद ये काम हम नहीं कर पाते। तो अधिकतर हम अपना अनुभव करते हैं कि जब हम जैसे महिलाओं को काफी प्रभाव पड़ेगा अगर ये कानून जब आ जाता है। यहाँ पर जब हम लोग काम का मांग करते थे, कभी भी कोई भी मौसम में, तो हम लोगों को काम मिलता था। लेकिन अब तो सरकार तय करेगी कि नहीं, कहाँ पर ये काम चलेगा। और बाकी इतने ही बोल के हम अपना बात समाप्त करते हैं। फिर से जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद शनियारो देवी जी। महिला सशक्तिकरण की बात बार बार उठ रही है, वो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखा है। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ झारखंड से ही डॉक्टर PM टोनी, जो बगीचा सेंटर के निर्देशक हैं, वो अपना बात रखें। सभी को जोहार। मेरी आवाज आ रही है? यस, क्लियर। जोहार। हाँ, राजेश जी को बहुत धन्यवाद हमें इस वेबिनार में आमंत्रित करने के लिए। बहुत सारे लोगों की बात, देश के विभिन्न भागों से लोगों का अनुभव मनरेगा के बारे में और जो नया बिल लेके आया है उसके प्रति सोच समझने को आपको मौका मिला। मनरेगा का शुरुआत 2005-2006 आसपास में, उन दिनों मैं चैबासा में था, मेरा अनुभव मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जो भी बातें यहाँ आई है, प्राय सबों की बात से मैं सहमत हूँ। और बहुत अच्छी बातें आई हैं, कुछ लोग कॉम्प्रिहेंसिवली भी बात रखें। तो चाईबासा में हम लोग जैसे ये कानून आया, इसके साथ में फॉरेस्ट राइट और राइट टू इंफॉर्मेशन RTI और ये मनरेगा, ये साथ में आया था। पहले M नहीं था उसमें, NREG था, उसके बाद में फिर महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। तो बहुत ही उत्साह के साथ में हम लोग जो लोगों के साथ काम करते थे और झारखंड की स्थिति जानते थे, तो पता है कि ये कानून अगर सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो लोगों में और समाज में बहुत परिवर्तन आएगा। और स्लो परिवर्तन हो रहा था, जैसे अभी सन्यारो जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ, विशेष करके महिलाओं को। तो लेकिन अगर हम उन दिनों चाईबासा में ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के बगल में एक गांव है, वहां हम लोग गए और वहां से हम लोग कुछ लोगों को बताए, गांव के लोगों को, कि आपको रोजगार मांग करने का अधिकार है। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद में पेपर में हम लोग उनको दिखा रहे थे कि कैसे आवेदन लिखना है।
तो हजारों की संख्या में लोग आवेदन देते। उसके लिए हमारा ब्लॉक ऑफिस और ब्लॉक लेवल में जो वर्कर्स हैं झारखंड में विशेष करके वो सक्षम नहीं है। तो वास्तव में ब्लॉक ऑफिस गांव के लोगों के लिए, आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लोगों के लिए ब्लॉक ऑफिस ही सरकार का प्रतीक है। और सरकारी ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में प्राय बीडीओस नॉन आदिवासी होते हैं और उनको आदिवासियों के विकास के प्रति कोई हमदर्दी नहीं होती है। विशेष करके फिर अलग अलग भाषा बोलने वाले समूह है, हो है, मुंडा है, उरांव है, खड़िया है, इस तरह के अलग अलग ग्रुप क्षेत्रीय स्तर में रहते, क्षेत्र विशेष के भाषा भी है। लेकिन ब्लॉक ऑफिस में ये सब भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। और विशेष करके मुंडा, संताली और हो बोलने वालों उनके भाषा में कई शब्द नहीं है। हिंदी में जो महाप्राण शब्द है उनका उच्चारण भी सही नहीं है। इसलिए मतलब खाई है, मतलब नॉन आदिवासी और उनके संस्कृति, वैल्यू सिस्टम, ये सब में बहुत। तो ये सब में मनरेगा के द्वारा लोग जब काम मांगते, काम के लिए फिर अकाउंट खोलना, ये सारे चीज एक प्रकार से एक नया अनुभव लोगों को हुआ। लेकिन मैं बहुत सारे लोग, एनजीओस मिल करके, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके काम कर रहे थे। जिन क्षेत्रों में काम हुआ, कुछ सालों के बाद में फिर सीएफटी का कंसेप्ट लेके आया, प्रोजेक्ट बनाया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कि मनरेगा को ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसमें भी कई एनजीओस, हमारे साथी लोग भी काम करते थे। लेकिन झारखंड में इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही शैलो तरीके से, मतलब सुपरफिशियली हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि ना पंचायत के लोग सीरियस है स्कीम को तैयार करके उसको लागू करना, समय पर उनको वर्कर्स को पेमेंट दिलाना, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर एक संस्कृति है कि लोग मान लिया है कि माने लोगों क्या बोलेंगे, रिश्वत देना ही जरूरी है। उस तरह की मानसिकता है। तो इसलिए मैं शुरू शुरू में बहुत उत्साह था, लेकिन बाद में मुझे दूर जाना भी पड़ा। मैं गांव में नहीं रहा, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि बहुत भ्रष्टाचार से बहुत समस्याएं होती है, इसलिए पेमेंट नहीं होना। 2-3 साल के बाद भी लोग पेमेंट के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो मुझे मेरा इंटरेस्ट मतलब मनरेगा से कम हो गया। लेकिन हमारे साथ ही लोग काम करते थे, जैसे मनरेगा सहायता केंद्र, जब अभी सनियारो बोल रही थी, फिर सीएफटी को लेके कई एनजीओ काम किए। फिर भी ये भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लोग क्रिटिकल नहीं होने के कारण ये ठीक से नहीं हुआ। लेकिन लोगों में कुछ परिवर्तन, मतलब लोग अकाउंट खोलना, ब्लॉक जाना, ये सारा चीज हुआ। महिलाएं भी बाहर निकलना शुरू की। शुरू में 2011-13 आसपास में हम लोगों ने दूसरे एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई जगह में ब्लॉक लेवल पर सोशल ऑडिट किया था, जन सुनवाई। उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार की घटनाएं बाहर निकल के आई, और उसको हम लोग कंप्लेंट करते करते डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक लेके गए। पूरे जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन जब कार्रवाई करने की बात आई, नीचे जो रोजगार सेवक है, जो आदिवासी स्थानीय लोग ब्लॉक में काम करने वाले, उनको पकड़े। ऊपर के सारे लोग बच गए, सब एक दूसरे को सपोर्ट करके सारे गलतियों को छुपा करके। तो ये भी हुआ। तो इस एक प्रकार से मनरेगा को लेकर के काम करने से, आरटीआई का इस्तेमाल करने से कई प्रकार के चीजें निकल के आई थी। तो ये सब हुआ है। अगर सभी वक्ता ने कहा कि अगर मनरेगा डेमोक्रेटिक उसका प्रोसेस, मनरेगा को लागू करने के लिए, इस एक्ट को बनाने के लिए 2 साल का लगातार संघर्ष चला।
और लंबा डेमोक्रेटिक डिबेट चला, उसके बाद में ये अच्छा कानून, सुंदर कानून बनाया था। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कई कारणों से नहीं हो पाया। और उसके अलावा उसके उसके बदले में अभी जो नया चीज लेके आया है, ये तो केंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण से फिर केंद्रीकरण, जो भी परिवर्तन आना था समाज में उसको सहन नहीं कर पा रहे थे शायद। जो हिंदू राष्ट्र लेने लेने के लिए बहुत परिश्रम करना है, उनके लिए दिक्कत हो रहा था, इसलिए ये चीज को लेके आया है। तो जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम लोगों को एक संपूर्ण क्रांति की ओर जाने की जरूरत है। खाली हम लोग इस तरह के जो ये जो इनका तर्क है कि नया बिल से भ्रष्टाचार कम होगा, ज्यादा दिन का काम मिलेगा, ये सब मुझे कोई इसमें विश्वास नहीं है। भ्रष्टाचार कैसे कम करिएगा? सारे सरकारी तंत्र, विशेष केरल नहीं, ये झारखंड में पूरा सारा सिस्टम करप्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज सिस्टम के द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण हुआ है। तो नया बिल लेके आने से भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। वो भ्रष्टाचार कम करने के बहाने ये केंद्रीकृत और केंद्र सरकार पर निर्भर ये काम लोगों का रोजगार का अधिकार को ले जाएगा। और जो भी मनरेगा के द्वारा हम लोग कर पा रहे थे वो खत्म कर दिया गया। तो इसलिए मेरा कंक्लूजन के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये 2014 से लेकर के बीजेपी सरकार ने जो भी कानून और बिल्स लेके आया, ये सारे चीज अब तक का जो विकास, जो भी प्रोग्रेस हुआ था, ऑफ कोर्स अब तो प्रोग्रेस का जो मॉडल है वो हम नहीं मानते हैं सही है। पूर्व वक्ता ने कहा कि दलित और आदिवासियों को डेवलपमेंट का मॉडल को क्रिटिक करना चाहिए। हम लोग उनको प्रकृति पर आधारित और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना चाहिए। लेकिन क्यों केवल दलित और आदिवासी क्यों सवर्ण नहीं करेंगे उसको? उसको मैं प्रश्न करना चाह रहा हूँ। तो ये सारे चीज को हम लोग, बीजेपी सरकार थोड़ा छोटा छोटा कदम बढ़ा रहे हैं सारे चीज को उल्टा करने के लिए। तो हम एक एक चीज को लेकर के इस तरह रिएक्ट करने के बदले हम लोगों को एक बृहद रेवोल्यूशन या कुछ क्रांति की ओर सोचना चाहिए कि हम कैसे ये इनके ये जो 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 क्या बोलेंगे रवैया है, इसको हम कैसे रोकेंगे। इसके साथ मैं अंत करूंगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया टोनी जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आखिरी वक्ता अजय आशु, क्रांतिकारी मनरेगा मजदूर यूनियन कैथल हरियाणा से। आपका स्वागत है। मैंने सुना कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप आज मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद। आप अपना बात रखिए प्लीज। आपका माइक म्यूट में है। हाँ, अब आ रही है आवाज साथियों? हाँ हाँ ठीक है। तबीयत अब तो मतलब दिन में नासाज थी, अब सही है। मुख्य बातचीत जो पहले के 5 प्रवक्ता ने बोला और आपने भी अपनी बात में बोला, मनरेगा पे तो मुख्य तौर पे बात आई है। और उसमें अभी जो 21 नवंबर से चाइल्ड लेबर कोड का जब नोटिफिकेशन आया और उसके बाद ये 16 दिसंबर को मनरेगा को संसद में रखा गया, तो मतलब पिछले 1 महीने हम लोग देखते हैं कि भारत के जो मजदूर हैं, चाहे ग्रामीण है चाहे शहरी मजदूर है, उन पर एक ये बड़ा हमला है। और हम लोगों का ये भी मानना है कि मनरेगा को खत्म करने का एक मकसद ये भी है कि ओवरऑल जो ग्रामीण मजदूरों की मजदूरी में एक मोल भाव की ताकत बनी है मजदूरों की, इसको कैसे कम किया जाए, उनको कैसे बंधुआ मजदूर बनाया जाए या उनका कैसे पलायन किया जाए इंडस्ट्रियल एरियो में। तो ये कहीं ना कहीं एक लेबर कोड जो आया है उसके साथ इसका एक लिंक भी बनता है मनरेगा का, कि मनरेगा को खत्म करना इनके लिए क्यों जरूरी था। और मुख्य तौर पर एक
लाभ के लिए इन लोगों ने जो 60 दिन की बंदी करी है, वो मतलब 2011 में शायद शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने इस तरीके का एक प्रस्ताव रखा था कि मनरेगा के अंदर 60 दिन या कृषि के पीक सीजन में बंदी होनी चाहिए। और अगर आप जयंत चौधरी जो इस समय आरएलडी के नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी इसका बड़ा जोर शोर से स्वागत किया कि अब कृषि क्षेत्रों में सस्ती दरों पे या कृषि क्षेत्र में मजदूर सुगम होंगे, सस्ती दर पे हम लोगों को मिल सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरे 4 लेबर कोड में जिस तरीके से औद्योगिक और शहरी मजदूरों के अधिकारों पे हमला किया गया है, उसी तरीके से ग्रामीण इलाके के जो मजदूर थे, और जैसा वक्ताओं ने बताया कि मनरेगा कहीं ना कहीं हम लोगों को एक संगठन बनाने की, यूनियन बनाने की ताकत दिखाता है। ग्रामीण इलाकों में हम लोग जानते हैं संगठन यूनियन बनाना काफी मुश्किल है। खेतीहर मजदूरों का भी जो यूनियन संगठन बनता था वो मुख्य तौर पर जब खेती की बुआई या कटाई का समय होता था, उस समय उनकी एक मोल भाव की ताकत होती थी। लेकिन हरियाणा और पंजाब में हम लोग पिछले, मैं 6 सालों से मनरेगा मजदूरों को संगठन करने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर जो एक मुख्य तौर पर संभावना हम लोग देख रहे हैं आगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो मनरेगा के अंदर मजदूरी थी, हरियाणा और केरल और सिक्किम, शायद जहां तक मेरी जानकारी है, यहाँ पर 400 रुपए थी। और राज्यों के मुकाबले बनिस्पत यहाँ पर ग्रामीण इलाके में मनरेगा के अंदर मजदूरी फिर भी सबसे अधिकतम थी। और ये कहीं ना कहीं जो ग्रामीण मजदूरों को एक मोल भाव की ताकत देती थी। जब खेती का पीक सीजन होता था तो ये मजदूर मोल भाव कर सकते थे अपना, कि भाई हम लोग अगर खेती की जगह मनरेगा में जाएंगे तो हमें 400 रुपये मिलेगी, और वहां पे उतने काम का मतलब वो भी नहीं है, कह सकते हैं शोषण भी नहीं है, एक काम की पारदर्शिता है, 15 दिन में नियमित वेतन आना है, और काम की उस तरीके से इनके पास एक मोल भाव की ताकत थी। हरियाणा और पंजाब में पिछले 20-25 सालों से लगातार मशीनीकरण हो रहा है। मशीनीकरण से हुआ यह है कि जो खेती के अंदर जो सीजन होते थे 2-2 महीने के होते थे, धान का या कनक का, मतलब गेहूं का सीजन 2 महीने का होता था। लेकिन पिछले 15-20 सालों से जो मशीनीकरण हुआ है, इससे खेती के सीजन ही बहुत कम हो गए हैं। मतलब गांव के अंदर, मंडियों में वो काम 2 महीने चलता है, लेकिन गांव के अंदर जब कटाई और बुआई का समय होता है तो वो मशीनों द्वारा लगभग 15 से 20 दिन में हो जाता है। तो वो 60 दिन की बंदी भी जो इन्होंने करी है, वो बहुत मजदूरों पे, कह जाए सीधे तौर पे, उनके मोल भाव की ताकत को और उनको एक बंधुआ मजदूर बनाने की ओर लेके जाती है, जो एक बड़ा हमला है। दूसरा, हरियाणा के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं कि लगभग अभी 22 जिले थे, एक जिला और बना है, 23 जिलों में 15 से 16 जिलों के अंदर प्रभावी रूप से मनरेगा का काम चल रहा था, मजदूरों को काम मिल रहा था। अभी इन्होंने पिछले 5-7 सालों में तमाम जगह नेशनल हाईवे बना दिए हैं, जो दिल्ली को पंजाब से जोड़ता है और हरियाणा को राजस्थान से जोड़ता है। इस तरीके से इन्होंने, क्योंकि अभी जो नया एक्ट है वीबी ग्राम जी, इसके अंदर ये कैटेगरी बना रहे हैं। कैटेगरी के हिसाब से ये गांव बनाएंगे, और जो गांव ज्यादा शहरों के ब्लॉक के आसपास के गांव होंगे, जिन्हें ये कह रहे हैं ज्यादा डेवलप गांव होंगे, उनमें हम ये काम नहीं देने वाले, और प्रायोरिटी करेंगे गांव की, एक प्राथमिकता के हिसाब से गांव में काम देंगे। उस हिसाब से हरियाणा के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे ये काम बंद होने की संभावना है। एक तो, और दूसरा, जिस तरीके से एक साथी ने जो शायद महाराष्ट्र से थे, उन्होंने बताया था कि कच्चा काम और पक्का काम, मतलब मटेरियल बेस्ड काम और एक सीधे अनस्किल्ड वर्कर का जो काम होता था, जिसका रेशो पहले 60-40 था, वो रेशो भी अब ये खत्म कर देंगे। तो जाहिर तौर पे अगर कोई स्कूल बनता है, कोई भवन का निर्माण होता है, तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 20-30 मजदूरों का ही काम हो पाएगा। अगर उसके मुकाबले जो पहले कच्चा काम होता था, माइनर की सफाई हो या नहरों की सफाई हो, शमशान भूमि को साफ करना हो, इसके लिए 60 से 70 औसत मजदूर लगते थे। तो जितना ज्यादा ये मटेरियल बेस्ड काम होगा, उसके अंदर वर्करों की संख्या भी घटने वाली है। तो ये भी, और हम लोग पिछले 3-4 महीने से देख ही रहे हैं कि जो डिजिटलकरण के नाम पे ये eKYC कर रहे हैं, उससे लगभग जो अभी आंकड़े आए थे पहले कि लगभग 4 लाख से ज्यादा,
ज्यादा मजदूरों के नाम कट गए हैं अगस्त से नवंबर में। और हम लोगों को अभी तो ये लग रहा है कि ये नाम और ज्यादा कटेंगे। और जहां तक प्रचार का सवाल है, पिछले 3 दिन से तमाम राज्यों के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो वीबी ग्राम जी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने करी, यहाँ नायब सैनी ने करी, और भी राज्यों में की होगी। जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो इसका एक पूरा तरीके से एक प्रचार टीमें अपनी बना के इसको लेके जा रहे हैं। और आप तमाम जो वेबसाइट है, चाहे आकाशवाणी की हो चाहे लेबर मिनिस्ट्री की हो, इस पे आप देखेंगे तो ग्राम जी के प्रचार भरे हुए हैं कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए ये किया है, हम लोगों ने 125 दिन का काम किया है। तो इसको मैं 2-3 उदाहरणों से इसका पूरा वो करूंगा। अभी हरियाणा के अंदर भवन निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होता था, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन या रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन करती थी, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं। जब 2014 में हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार आई तो इन्होंने 3-4 साल बाद भवन निर्माण के अंदर कहा कि काफी घोटाला है, इसके अंदर पारदर्शिता नहीं है, बहुत फेक मजदूरों का रजिस्ट्रेशन है, इसलिए हम लोग इस पूरे रजिस्ट्रेशन को सरकार खुद करेगी। सरकार इसको किसी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन या जो रजिस्टर्ड यूनियन है भवन निर्माण की, वो वेरीफाई नहीं करेगी। सरकारी अफसर, सरकारी प्रशासन तंत्र इसको वेरीफाई करेगा। अब इसके अंदर अभी पिछले 7 दिन पहले एक बड़ा घोटाला आया है, जब चुनाव हुआ हरियाणा का पिछले साल इन्होंने बहुत सारे नकली जॉब भवन निर्माण मजदूरों के वेरिफिकेशन करे, उनके खातों में पैसे डाले, और अभी ये पता चला है लगभग 1500 करोड़ का घोटाला हुआ है। 2 सालों के अंदर हरियाणा के अंदर भवन निर्माण मजदूरों के फर्जी कार्ड बनाए गए, उनको लाभ दिया गया, तमाम अलग अलग जो स्कीम के तहत लाभ मिलता है वेलफेयर, वो दिया गया, और उसके अंदर लगभग 1500 करोड़ का घोटाला है। तो ये हम लोगों के पास सबसे बड़ा एक मतलब, क्योंकि हम लोगों को जो इनके तर्क आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार रोकेंगे, तो हम लोग एक हरियाणा की इस घटना से ये भी बता सकते हैं कि जब सरकारी तंत्र के पास पूरा मजदूरों को वेरिफिकेशन का राइट था, वो सब चीजें कर रहे थे, तब इतने फर्जी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया, 1500 करोड़ रुपए का घाटा दिया गया, और वो भी एकदम चुनाव से कुछ दिन पहले। अभी वीबी ग्राम जी योजना में भी हम लोगों को लग रहा है इस योजना को, जो काम आधारित एक योजना थी, जो राइट टू वर्क की योजना थी, ये अब और चुनावी भाजपा योजना जिस तरीके से लाती है लाभार्थी योजना, उसमें बदलने वाली है। चुनाव जिस राज्य में होगा उस हिसाब से इसको लाभ दिया जाएगा, चुनाव जिस राज्य में होगा उसके हिसाब से, क्योंकि नोटिफाई करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट पे है कि कहाँ पे काम चलना है, क्या चलना है। तो कहीं ना कहीं इसको भी, पूरी योजना को लाभार्थी योजना की तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चुनाव में इनको एक वोट बैंक दे सके। तो ये हम लोगों को लगता है इस पॉइंट को भी हम लोगों को इस पे हमला करने की जरूरत है कि ये मजदूरों के काम के अधिकार को छीनता है। दूसरा, जहां पर भी भाजपा शासित गवर्नमेंट नहीं होगी वहां पर बहुत ज्यादा संकट आने वाला है। इसलिए हम लोगों को इस पूरी चीज पर हम लोगों को लगातार सवाल उठाना है। और दूसरा, 125 दिन का भी हम लोग काउंटर हरियाणा के अंदर तो लगातार कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो बता रहे हैं कि भाई, वैसे तमाम साथियों ने पहले भी बात करी और देश स्तर पे भी इसकी बहुत स्टडी है कि पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार, अभी तो ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, हम लोगों को पहला सवाल तो यही करना चाहिए, 11 साल मोदी सरकार के राज में मनरेगा चला है, तो अगर ये भ्रष्टाचार है तो इस पे लगाम लगाने की 11 साल की जिम्मेदारी किसकी थी? 2020-21-22 से ये MMS, जो राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सेवा, जिससे ऑनलाइन हाजिरी लगती थी, हरियाणा के अंदर हम लोगों ने जब ये पिछले जुलाई अगस्त में काम चल रहा था, तब हम लोगों ने यहाँ पर तमाम जो फेक हाजिरी लगती है, इसके अंदर भी हाजिरी फेक लगती है। मतलब कुछ जो गांव होते हैं वो आपस में तालमेल कर लेते हैं, 2 गांव के लेबर आपस में तालमेल कर लेती है। 60 मजदूरों का अगर नाम आएगा तो वहां पर अगर मौके पे 40 है तो 40 मजदूर में से 20 मजदूर जाके दूसरी जगह साइट पे, क्योंकि जियो टैगिंग होती है, वैन ले जाने की सुविधा रख रखी थी, वैन से वो मजदूर वहां पे जाके हाजिरी लगाते थे, फिर उनमें से वो 20 मजदूर इधर आके हाजिरी लगाते थे। तो वही वाली बात है कि डिजिटलाइजेशन कर भी दिया जाए। और जैसा सुरेश भाई ने बताया था कि असल में घोटाला करने वाले तो इनके प्रशासनिक अधिकारी है। अगर प्रशासनिक अधिकारी डिजिटलाइजेशन को पूरा मैनिपुलेट करके
भ्रष्टाचार करना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता इस भ्रष्टाचार को। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार रोकने का सवाल असल में इसकी जिम्मेदारी भी मजदूरों पे, वर्करों पे डाल दी जाती है और उनके रोजगार को खत्म किया जाता है। तो भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे आता है, ना कि नीचे से ऊपर जाता है, ये हम लोग सब जानते हैं। इसलिए हम लोगों को हरियाणा के अंदर तो हम लोग लगातार, और सुरेश भाई ने बताया जैसे नरेगा संघर्ष मोर्चा है, क्योंकि हम लोग भी 2020-21 से लगातार उनके साथ दिल्ली के जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें शामिल रहते रहे हैं। जो भ्रष्टाचार का सवाल है वो नरेगा संघर्ष मोर्चा ने भी उठाया, जब जितनी डेलीगेशन उन्होंने मुलाकात की तमाम पंचायत राज मंत्री से, तब भी ये सवाल उठाया। तो इनकी मंशा ना तो भ्रष्टाचार खत्म करने की है, ना 125 दिन रोजगार देने की है। इस योजना को एक लाभार्थी योजना बना के अपना एक वोट बैंक बनाने की, और एक सेंट्रलाइज योजना है जो सीधे तौर पर रोजगार का हक खत्म करेगी। तो मैं इतनी बात रख के ठीक, अपना समापन करूंगा, और डिस्कशन ओके, में कोई बात नहीं तो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजय जी। गुफरान भाई हैं यहाँ? गुफरान? नहीं है वो। उनका नाम दिख रहा है। ठीक है। तो अभी हम सवाल जवाब और चर्चा की ओर बढ़ते हैं। मेरा जी जी सबसे निवेदन, सॉरी गुफरान जी आगे। सॉरी सॉरी नहीं नहीं मैं हाँ, हूँ, लेकिन वो अनम्यूट नहीं हो रहा था जी। ठीक है, थोड़ा अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, आपका इंट्रोडक्शन कीजिए। मैंने शुरू में सीडीएनपी और प्रक्रिया द्वारा आयोजित सीडीएनपी का मैंने थोड़ा क्या है बोला था। आप प्रक्रिया के बारे में भी और अपना इंट्रोडक्शन भी आप दे दीजिए। क्या हो गया? सॉरी, ये कैमरा जो है वो घूमेगा कैसे मुझे नहीं पता, वो कुछ गड़बड़ सा हो गया है। ठीक है, आप बोलिए। ओके, ऐसे कर लेता हूँ मैं। सॉरी, जिंदाबाद सभी को। मैं गुफरान हूँ, और जैसा कि राजेश भाई ने बताया कि मैं प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और सीडीएनपी, आईकैन और इन सब के साथ भी मेरा जुड़ाव है। और प्रोसेस बेसिकली एक इनफॉर्मल ग्रुप है, जिसमें हम लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं अलग अलग इश्यूज पर, और जो गंभीर मुद्दे होते हैं उन पे अगर फॉरेन डिस्कशन की जरूरत होती है, कुछ होती है, तो उसको लेकर के प्रोसेस काम कर रहा है। और हाँ, मतलब बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मिलना जुलना और मुलाकातें, ये सब प्रोसेस के माध्यम से लगातार जारी रहती हैं। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही राजेश भाई। ठीक है, अब डिस्कशन सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। अ, हाँ, मुझे मालूम है कि मेरा नाम लोगों को, कमर है सर। प्लीज प्लीज एक मिनट, एक मिनट रुक आप जाइए। क्या? ओके ओके। अ, मेरा निवेदन है कि वो जो हाथ उठाने का सिंबल है उस पर आप क्लिक कीजिए। हम एक एक करके बुलाएंगे, और अपना बात मतलब संक्षेप में रखिए क्योंकि बहुत लोग हैं और हमारे पास समय कम है। ठीक है? जी कमर भाई। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता, कोई ऐसा जो पुराना हमारा मनरेगा कानून है और नए वाला जो वीवी राम जी बनाया है, इसमें क्या तुलनात्मक कंपेरेटिव करके कोई पैराग्राफ किसी ने बनाया हो, किसी संस्था ने, जैसे हमारे सुरेश भाई हैं मनरेगा यूनियन से, तो वो अगर हमें किसी तरीके से भेज दें, व्हाट्सएप कर दें प्रोसेस वाले ग्रुप में, तो ताकि हम और बेहतर तरीके से इसको फील्ड में जाते हैं तो मजदूरों के, मनरेगा मजदूरों के बीच उसको हम प्रचार प्रसार भी करें। भाई पहले ये था के कानून, इसमें भी ये बदलाव हुआ है पहले और अब। तो मेरा बस यही है कि क्या इस तरह की चीजें, कोई पर्चा वगैरह है हमारी कुछ संस्थाओं के पास, तो वो हमें व्हाट्सअप हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ चीजें कभी ऐसा रहा है, मैं अभी मीटिंग में बीच बीच में ब्रेक होती रही, तो थोड़ा सा उसके हम समझ नहीं पाए बहुत जगह, बहुत पॉइंट्स। तो अगर वो आ जाएगा तो बेहतर तरीके से और हम सब लोग समझ पाएंगे। जी
गुफरान भाई मैं राजेश सर, मैं बस इतना कमर भाई से बोलूंगा कि मेरे पास एक ड्राफ्ट है जो शायद पीस ने ड्राफ्ट बनाया था, तो जिसमें ये दोनों के बीच में तुलना की गई है। तो वो ड्राफ्ट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और वो आप देख लीजिएगा। और जी राम जी की जगह मुझे लगता है अभी कुछ दिनों पहले कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो उसका सही प्रोनाउंसिएशन मुझे लगता है ग्राम जी करके है। वो जो बोल रहे हैं उसके अलावा भी वही शब्दावली नहीं चलेगी। हम भी अपनी शब्दावली कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ग्राम जी फिलहाल के लिए तो उसका जो है, जो भी अ, नाम लेने का तरीका है उसको बदलना चाहिए हमें। जी। ये दोनों के तुलना का एक टेबल जो मुझे मिला वो मैंने चैट में अभी डाला है। ऋचा जी हैं कुछ आप बोलना चाहेंगे? और कोई सवाल, कोई बिंदु कोई रखना चाहेंगे? आ, आगे क्या होने वाला है नरेगा का खत्म करने के बाद? ये जो एक केंद्रीकृत और राज्य सरकारों के ऊपर पूरा बोझ लादने वाला जो ग्राम जी आया है, इसका क्या असर पड़ने वाला है ग्रामीण जनता के ऊपर, खासकर जो आर्थिक निचले तबके के लोग हैं? क्या होने वाला है, इसका प्रतिरोध हम कैसे कर सकते हैं? इन बातों पर कुछ ठोस अगर आप बात रख सकते हैं तो प्लीज अपना हाथ उठाइए। मुझे लगता है कि इसमें एक चीज बस और जोड़ दूं कि हाँ, जो 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 आपने बोला कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और खासकर जो ग्रामीण बाजार है पूरा, उस पे कितना बड़ा हमला है ये। वो वो जो है उस पे भी बात आना जरूरी है, और जो भी साथी इस पे बात रख सकें वो प्लीज। और या हमारे वक्ता अगर कुछ और पॉइंट जोड़ना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। हेलो। हाँ अजय जी। हाँ मतलब जो राज्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी 40-60 वाला जो रेशियो है, और राज्य को 40% इसका बजट बनाना पड़ेगा। हरियाणा का हम लोग जो देख रहे हैं उस हिसाब से इनको लगभग 3 गुना अपना बजट बनाना बढ़ाना पड़ेगा मनरेगा का। तो ये अपने आप में मतलब सब लोग जानते ही हैं, राज्य पहले ही कर्जों में है। राज्यों के लिए ये योजना चलाना मतलब मनरेगा के लेवल पे भी जो 50 दिन का काम दे रही थी एवरेज, क्योंकि 100 दिन का तो वहां पे भी काम नहीं मिल रहा था, जो 50 दिन का काम दिया जा रहा था। और हरियाणा के अंदर जो मैं बता रहा था पिछले साल का जो एक आंकड़ा है कि 8 लाख मजदूरों ने काम मांगा, इसमें से सिर्फ 2100 मजदूरों को 100 दिन का काम मिला है। तो ये 0.1% के आसपास का आंकड़ा है जिनको 100 दिन पूरे दिन। तो 125 दिन का बजट बनाना, जिसमें 40% राज्य सरकार को बजट बनाना है, ये अपने आप में बहुत मुश्किल है। सही है। सीमा जी कुछ कहना चाह रही थी। सीमा जी आपने हाथ उठाए थे। हाँ। जी। आ, मुझे लगता है कि जो वीबीजी राम जी का जो क्रिटिक है, यानी कि
क्या सचमुच उसका उसका असर होने वाला है मजदूरों पे? इस पे मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चर्चाएँ करनी चाहिए, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों तक किस तरह से पहुँचे। इसके मतलब इसकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी मुश्किल तो ये है कि गारंटी तो पूरी-पूरी खत्म होगी, लेकिन जिनके लिए ये गारंटी बहुत अहम अ, हो अहम है, अ, उनकी आवाज़ तो नहीं आ पा रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इसी मीटिंग में अगर हम इस इसकी स्ट्रैटेजी पर अगर कुछ बातचीत कर सकते हैं कि किस तरह से हम अ, ये अ, जो असर है, इसका इम्पैक्ट है, वो किस तरह से हम पहुँचाएँ, तो वो भी अच्छा होगा। और ख़ास करके मनरेगा की जो प्रोग्रेसिव प्रोविजंस थी, जैसे कि ग्राम सभा का अधिकार, अ, या प्रोडक्टिव एसेट्स पे बिल्कुल फोकस, या कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन और मशीनरी पे बैन। तो ये सारी किस तरह से हम मतलब क्या किस तरह से इसे डिमांड कर सकते हैं, ये भी एक मुझे लगता है कि और एक स्ट्रेटेजी बनाने की बात होगी। यस, जरूर। वैसे हम सोच ही रहे थे कि आज के वेबिनार में जो जो बिंदु आएंगे, जो बिल्कुल जमीनी स्तर से आ रहे हैं, इन सबको मिला के एक वक्तव्य बनाया जा सकता है, और वो हम करेंगे भी। लेकिन हमें वक्तव्य से भी आगे जाना है, और एक संगठित रूप में इसका विरोध करना और इसको मतलब हराने की जरूरत है। तो इस पर भी हम काम करेंगे। अरविंद मूर्ति जी ने अपना हाथ उठाया था। हाँ जी। साथियों, आप सबकी बातचीत से बहुत सारे ऐसे सवाल उठ के और उभर के आए हैं जो नरेगा के ही इर्द गिर्द थे। लेकिन मुख्य सवाल ये है कि जो वर्तमान पर मौजूदा राजनीति परिस्थितियों में किन कारणों से इस कानून को एक तरीके से खत्म कर दिया गया है और एक नए तरह की स्कीम को लॉन्च किया गया है, उसके पीछे अभी भी जो संसद में मौजूद विपक्ष है और राज्यों में भी जो विपक्ष की पार्टियां सरकारों में हैं, उनकी तरफ से कोई भी संगठित प्रतिरोध, जो कारगर प्रतिरोध हो सकता है, वो सामने नहीं आया है। वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक है कि विपक्ष में होने के नाते हमें कुछ बातों का विरोध करना चाहिए। वो सिर्फ उसका रिचुअल कर रहे हैं। और मनरेगा जब 2007 में सार्वभौमिक हुई पूरे देश के लिए, 2005 में 200 जिलों तक थी, लेकिन 2007 में वो सार्वभौमिक हुई। और उसके बाद खास तौर से पूरे देश में शुरुआत में उसका एक व्यापक असर था। उन्होंने ग्रामीण मजदूरी को एक तरीके से उछाल दी, और जो मतलब समाज में जो मजदूरी थी उसको एक नए तरीके से मांग के रूप में मजदूरों की ताकत को बढ़ाया था। लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म हो गई थी महंगाई और समय के साथ। और उसमें कोई भी राजनीतिक दल, मतलब कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में ये जरूर कहा था कि हम 400 रुपए दैनिक मजदूरी करेंगे। और कोविड के बाद पहली बार जब हीट वे आया और लेबर अड्डों पे मजदूर कम आने लगे, तो उन्होंने कुछ बार्गेनिंग पावर हासिल की और कुछ जगह वो मजदूरी 400 के आसपास पहुंची। लेकिन अगर आप मनरेगा को देखेंगे तो खास तौर से जो आदिवासी इलाके हैं, आज भी आदिवासी राज्य हैं और प्रमुख आदिवासी राज्यों में आज भी अपनी न्यूनतम मजदूरी दर पर वो एक लाइफलाइन बनी हुई थी। और उन राज्यों में भी अभी भी कोई बहुत मजबूत जन आंदोलन बनने की दिशा नहीं दिख रही है। उसमें हम आप जैसे तमाम जन संगठनों की, नेटवर्कों की एक बड़ी भूमिका
बन रही है कि वो इसको एक राजनीतिक आयाम की तरह आंदोलन के रूप में लाएं और आगे बढ़ाएं। आई कैन उसमें अपनी जो भी सामर्थ्य है उसके साथ आप सबके साथ खड़ा रहेगा। तीसरी बात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियों में ये नाम वगैरह की जो राजनीति है और स्कीम को बदल के और उत्तर प्रदेश में 2027 के पंचायत चुनाव हैं और उसको लेके दूसरा ये है कि जिस रूप में भी ये सरकार लोगों को अलग तरीके से अपनी योजनाओं को अपनी चीजों को बांटने की और दिखाने की कोशिश करके नैरेटिव बनाती है, ये जो मतलब आरएसएस बीजेपी की राजनीति है, तो उसमें इस योजना का एक बड़ा काम है बड़े पैमाने पर। मतलब आप देख सकते हैं जिस पंचायती राज को हम लोग अक्सर उस पे चर्चा करते हैं कि 25 दिसंबर को एक सर्कुलर आता है कि सभी ग्राम सभाओं से ग्राम जी कानून के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर दिए जाएं और 26 दिसंबर को पूरे देश में और कम से कम जहां जहां डबल इंजन वाली सरकारों वाले राज्य हैं वहां से तो वो पास करके भेज दिए गए। तो इसका अर्थ है कि सरकार को अंदेशा है कि इससे एक नकारात्मक छवि जाएगी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज ही मेरे पास उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से एक यात्रा, साइकिल यात्रा, कुछ नौजवानों का समूह मनरेगा बचाओ अरविंद जी के थोड़ा रूप में संक्षेप शुरू में। करना है। जी अंतिम बात कह रहा हूं कि हाँ 17 जनवरी से चौरी चौरा से 17 फरवरी तक करीब 10 जिलों की एक 15 सदस्यीय नौजवानों की साइकिल यात्रा निकल रही है जो 17 जनवरी से शुरू होगी चौरी चौरा से और बनारस में 17 फरवरी को पहला चरण का उसका समापन होगा और ये यात्रा एक जिले में कम से कम 7 दिन रहेगी और उसने ये टारगेट लिया है कि हम 50 गांवों में साइकिल यात्री जाएंगे और लोगों से नरेगा के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो आज उसके कोऑर्डिनेशन टीम के एक साथी मृत्युंजय कुमार जय के नाम से जाने जाते हैं, वो हमारे साथ पूरे लगभग 4 घंटे रहे और हम लोगों ने उस यात्रा का एक प्रारूप तैयार किया है। तो पूर्वांचल के साथियों से पूरी उम्मीद है कि वो उसमें पूरी शिद्दत के साथ भागीदारी करें और इसको आगे तक ले जाएंगे। शुक्रिया। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। मैंने महेंद्र राठौर का हाथ देखा था और उसके बाद जगमोहन जी। तब बस मुझे इतना कहना है कि ये मनरेगा को खत्म करने की योजना नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया में, मतलब पूरे देश की बात नहीं करें, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ कि जो आधी आबादी महिलाओं की है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा में अभी भी जिनके पास जॉब कार्ड है, बहुत जगहों पे लोगों ने उसका प्रयोग किया है अपने आइडेंटिटी कार्ड के रूप में। तो एक तो जॉब कार्ड को खत्म करके नए जॉब कार्ड को इश्यू करना, नए योजना को लागू करना, ये सरकार का मंशा है कि इस तरह की चीजों से लोगों को खत्म करना। दूसरा, अभी जो उनके हक अधिकार की बात हो रही थी, जो राइट बेस्ड बात हो रहा था कि आप काम का आवेदन करेंगे आपको काम मिल जाएगा, आपको बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, इन सब चीजों से बेदखल करने का एक बढ़िया तरीका सरकार ने अपना लिया है कि अभी आप सरकार पे कोई दबाव नहीं बना सकते। सरकार जब चाहेगी आपको काम मिलेगा, जब सरकार चाहेगी आपको काम नहीं मिलेगा, आप बैठे रहिए। तो बस मेरा अंतिम 2 बात कहना है कि अभी जो 2 जिम्मेदारी बढ़ती है, एक तो जो देश में जन संगठन जो है उनकी जिम्मेदारी है कि सरकार पे दबाव बनाए और राजनीतिक पार्टियों के ऊपर भी इस तरह का दबाव बनाना चाहिए कि सरकार पे दबाव बना के इन सब इस तरह की योजनाओं को या इस तरह के कानून को रद्द कराने का पूरा प्रयास किया जाए, ताकि हम लोग गरीब जो मजदूर हैं, जो महिलाएं, खास करके महिलाएं मजदूर जो जिनके साथ जुड़ी हैं, क्योंकि अभी हमने कई बाइट देखा इस समय सोशल मीडिया पे कि बहुत महिलाओं ने, खास करके मिर्जापुर के क्षेत्र में महिलाओं ने कहा कि नरेगा में काम नहीं मिलता है तो हम पत्थर तोड़ने जाते हैं। तो पत्थर तोड़ने जाते हैं तो मालिक जो है कि पैसा हमको 1 हफ्ते 10 दिन बाद देता है, फिर 10 दिन बाद देता है, दे भी देता है, लेकिन उसकी मंशा अलग होती है। सेक्सुअल हरासमेंट होता है हम लोग के साथ, हम लोग के जो हमारे घर परिवार के जो बच्चे जाते हैं उनके साथ उनसे बदतमीजी होती है। तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके पीछे की जो मंशा है सरकार की, इसको समझते हुए हम लोग को थोड़ा सा व्यापक पैमाने पे सोचने की जरूरत है
और व्यापक आंदोलन की जरूरत है। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा होगा कि जो जिनके पास संगठन है, जो स्थानीय स्तर पे संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पे संगठन है, सबको खड़ा होकर सरकार का विरोध करना अंतिम विकल्प है। अदरवाइज सरकार ने तो तय कर लिया है कि सरकार इस योजना को बंद करके कोई नई योजना चलाएगी। जी राम जी होगा, जय श्री राम जी होगा, राम जी होगा, क्या होगा पता नहीं, वो तो करेगी, वो तय है को करना है। यदि हम लोग चाहते हैं पुनः कि नरेगा पुरानी स्थिति में वापस आए और ऑन डिमांड वाला मैसेज आया कि नहीं, मजदूर जो काम का डिमांड करेंगे उनको काम मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, 15 दिन के अंदर भुगतान होगा, सुविधाएं मिलेंगी, तो उसके लिए जन आंदोलन की जरूरत है और राजनीतिक पार्टियों पे दबाव बनाने की जरूरत है। देश में जितने भी आपके आसपास के सांसद विधायक हैं, एक सूत्रीय कार्यक्रम आईकैन का होना चाहिए, सीएनडीपी का होना चाहिए, कि जितने भी संगठन, जितनी भी हमारी शक्ति है, जाके विधायक सांसद को एक राष्ट्रीय स्तर का पत्रक बने और विधायक सांसद को हम लोग जाके पत्रक दें कि इस तरह की योजनाओं से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के करोड़ों मजदूरों का, खास करके महिला मजदूरों का इससे सपना जुड़ा हुआ है। इस सपने को निस्तारभूत नहीं करना चाहिए। बस मुझे इतना कहना है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छे सुझाव दिए आपने। जगमोहन जी। मैं पहले तो थैंक्स करता हूँ सभी का कि जो ज़मीनी तौर पर है। और मेरा पहला पॉइंट ये था कि जब मैं यहाँ काम लोगों से बात कर रहा था तो मुझसे ये निकल गया कि ये तो राम नाम सत कर दिया इन्होंने मनरेगा का। तो वो लोगों को समझ लगती है कि इसको किलिंग है। और जैसे अभी महेंद्र जी ने कहा कि एक्चुअली पूरी दुनिया में जो नवउदारवाद है वो ह्यूमन राइट्स को नेगेट करने के लिए है। और उस पॉलिसी में ही ये जो जीवन का अधिकार है, जिसमें काम का अधिकार ह्यूमन राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, लेकिन हमें ह्यूमन राइट एंगल से भी बात करनी चाहिए। और तीसरा जो है, जैसे कंक्रीटली मेरा ख्याल ये सुझाव जो है कि हम इसको राइटिंग में लाएं, रेजोल्यूशन अगर वो डलवा रहे हैं तो हम भी अपने मतलब ग्राम सभा से या लोगों के समूह से उसके रेजोल्यूशन उसके हक में डालें ताकि आवाज़ लगे। क्योंकि नरेटिव बनाना, जैसे वो नरेटिव बना रहे हैं, और ये बिल्कुल ठीक कहा कि ग्राम जी भी कहा जा सकता था, लेकिन जानबूझकर उन्होंने अंग्रेजी हिंदी को मिक्स करके नाम रखा। वैसे कहेंगे कि प्योर हिंदी का रखना, क्योंकि उससे ये एक्रोनिम नहीं बनता। तो इसमें मतलब ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब में हमारे 16 तारीख को ही मतलब वैसे तो वो सारा बड़ा हो रहा है और उसमें इसको मनरेगा को लेके काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, उसकी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें मतलब जैसे पहले भी आया था कि इसको लोगों को समझाने के लिए राइटिंग वाला भी बहुत अच्छा आइडिया है। और उसमें कुछ चीज़ें जो हैं जो सिंपल मतलब इसकी एक नरेटिव बनाने में भी हमें मतलब काम करने की ज़रूरत है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा रहा। राजेश जी, आपने हिम्मत की, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जगमोहन जी। जीवन राठौड़, आप कुछ कहना चाहेंगे? जीवन भाई। जी सॉरी, वो म्यूट नहीं हो पा रहा था। हाँ। मुझे खाली दो बातें कहनी कि सभी ने पूरी बातें रख ली है। लेकिन मुझे जो कहना है कि हम हमारा जो मतलब हम लोग जो काम करने वाले लोग हैं पूरे जमीनी स्तर पर, तो वही हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें कि जो जैसे कि किसान संगठन की जरिए, जैसे कि एक जो बिल वापस लिया गया किसान संगठन की ताकत से, साल भर आंदोलन चला गया, तो उस टाइप का कुछ सोचने की जरूरत है कि जो कि मजदूर संगठन को तो इतना बड़ा मतलब उस टाइप का नहीं है मजदूरों का ताकत, लेकिन कोशिश तो उस टाइप की होनी चाहिए कि ये बिल कैसे वापस हो। क्योंकि इसका जैसे कि हम लोग समझते भी है और सोचते भी है कि इसका जो इफेक्ट होने वाला है तो काफी लंबा इफेक्ट होने वाला है। तो इस टाइप इस जरिए थोड़ा सा हम अभी महाराष्ट्र में जो गन्ना तोड़ मजदूर है हमारे, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बी डिस्ट्रिक्ट से, इतने लाखों की तादाद में गन्ना तोड़ मजदूर है। हम जो लोग
कोशिश कर रहे थे कि गन्ना तोड़ मजदूरों का स्थलांतरण जो माइग्रेंट रुकवाने के लिए हम मनरेगा का कैसा यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पिछले 4 साल से कोशिश कर रहे थे, और अभी ये हो रहा है कि मनरेगा ही खत्म हो रही है। मतलब जो माइग्रेंट हो रहा है वो कम करने के लिए हम इसका प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे। और ये अगर मनरेगा जैसी योजना करी तो फिर कितना माइग्रेंट होगा। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। थोड़ा सा मैं इतना ही कह रहा हूँ कि हम लोग जो हमारे भी स्तर पे हम लोग थोड़ा सा जो कोशिश कर रहे हैं, गन्ना तोड़ मजदूर, स्वाभिमानी मजदूर संगठन, अलग अलग संगठन से जो लोकल में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस टाइप का कुछ हो सकता है क्या? अलग अलग संगठन की कोशिश भी हो रही है, तो हम हमारा उसमें कुछ योगदान दे सकते हैं क्या? बस इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन भाई। तो अभी हम कंक्लूशन की तरफ जाते हैं। हमारे साथ जो वक्ता जुड़े उनको बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने इलाके में जिस तरह वो उनका अनुभव है नरेगा का, जो समस्याएं हैं रखा है। जो लोग आज जुड़े हैं इस वेबिनार में, उनकी तरफ भी हम धन्यवाद देते हैं। आज जो चर्चा हुई है उसके आधार पर हम एक वक्तव्य तैयार करेंगे, और कंक्लूशन में एक 2 मिनट का एक छोटा वीडियो और गाने का क्लिप मैं प्ले करता हूं, उसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं।